जी माजिद अली, आप कुछ पूछ रहे थे। सर पहला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। ओके ओके। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं, टोपोलॉजी ले लेते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन सेट आर। इसके ओपन सेट्स में तो या तो ओपन इंटरवल है या फिर यूनिट्स ऑफ ओपन इंटरवल। इसका कोई एक सबसेट ले लेते हैं ए, जो कि ये है 0 to 5। ओके। अब इस सेट की हम बाउंड्री फाइंड करते हैं। बाउंड्री ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बाउंड्री ऑफ ए मीन दैट collier of A minus interior of A. What is collier of A? Of A is 0 to 5 and minus interior of A is 0 to 5 excluding। इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक जीरो और एक। ठीक है, ये हो गया इसके बाउंड। अब हम बात करते हैं सेट ए के लिमिट पॉइंट्स की। ये है हमारे पास सेट तो 5। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके लिमिट पॉइंट्स। हम चले एंड पॉइंट्स की पहले बात करते हैं। लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अब मेरा क्लेम ये है कि ये जो जीरो है वो इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि जीरो के गिर्द जब भी हम कोई ओपन इंटरवल बनाए, उस ओपन इंटरवल में से इस जीरो को निकाल भी दें तो फिर भी उसका इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहता है। इसका मतलब ये है कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। सिमिलरली 5 भी इसका लिमिट पॉइंट है। अच्छा, अब हम इसके दरमियान एक और नंबर ले लेते हैं और वो नंबर है 2। क्या 2 भी इसका लिमिट है? हम कोई भी ओपन इंटरवल लें, उसमें से अगर हम इस 2 को निकाल भी दें तो फिर भी उसका इस सेट के नॉन एम्प्टी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 से लेकर 5 तक तमाम एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। यानी हम यूं कहें कि डिराइव सेट ऑफ ए, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 5 इंक्लूडिंग 0 and 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट सिर्फ 0 और 5 हैं, जबकि लिमिट पॉइंट्स ऑफ जो ए है वो 0 भी है, 5 भी है, लेकिन उनके दरमियान पाए जाने वाले तमाम रियल नंबर्स भी हैं। ओके। जी ओके। माजिद अली। ठीक है सर। सर बेस में फाइव फाइव नहीं होता तो फिर टा में हम फाइव को कैसे जनरेट कर सकते हैं? ओके ओके ओके। बेस जब हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास एक तो होती है टोपोलॉजी टा। टा का एक ऐसा सबसेट बीटा, ये बेस के, दिस इज बेस फॉर टा इफ एंड ओनली इफ every member of beta या every open set is the union of members of beta। यही बोलते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, इस यूनियन के बारे में ये नहीं कहा गया कि ये फाइनाइट यूनियन, ये इनफाइनाइट यूनियन हो, ये काउंटेबल यूनियन हो, ये अनकाउंटेबल यूनियन, जैसा मर्जी यूनियन लें। चाहे आप उस बीटा के 5 एलिमेंट्स का यूनियन लें, चाहे बीटा के 100 एलिमेंट्स का यूनियन लें, चाहे बीटा में इंफिनिटली मैनी जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन ले लें। Okay? मैं इसे एक और एग्जांपल के साथ लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं ए। यहां से हम टोपोलॉजी बनाते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, जिसके टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। 5 एक्स, सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी,
टू एलिमेंट सेट ए बी, ए सी एंड बी सी। अब ये है जी इसके तमाम ओपन सेट्स। लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग से देखें तो हम यहाँ से बीटा बना सकते हैं, और बीटा में हम ये लिख देते हैं कि फाई है, सिंगल्टन ए है, सिंगल्टन बी है और सिंगल्टन सी। अब जितने भी ओपन सेट्स हैं, टा में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम को एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है। देखिए, लिखा जा सकता है, एक्स को इन तीन के यूनियन में लिखा जा सकता है। ए पहले से ही मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। इस ए और बी को पहले दो के यूनियन में लिखा जा सकता है, और इस तरह। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जो सेट है बीटा, इसमें सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स हैं, सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी एंड सिंगल्टन सी। ये भी एक बेस है। दिस इज आल्सो अ बेस फॉर टा। चलिए, ये बात तो समझ में आती है कि ये जो फाई के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं, उनको यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है। जैसे एक्स को इन तीनों के यूनियन में लिखा जा सकता है, सिंगल्टन ए को इसके यूनियन में लिखा जा सकता है, बी सी भी हो गया, ए और बी को पहले दो के, ए सी को पहले पहले और तीसरे के, बी सी को आखिरी दो के। सवाल ये पैदा होता है कि जो फाई है, इसको किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। तो इसको इस तरह से जनरेट करते हैं कि जो फाइनाइट एम्प्टी कोलेक्शन यूनियन है, दैट इज डिफाइंड फाइन। अब एम्प्टी कलेक्शन से क्या मुराद है, देखिए, हम इस बीटा की एक ऐसी सब कलेक्शन ले लेते हैं। ये है इसकी एक सब कलेक्शन जिसमें सिर्फ ए है। ओके, इसकी एक सब कलेक्शन है जिसमें ए है और एक बी है। ओके, मैं इसे एक और तरह से भी देखता हूँ। यानी आप देखिए, ये जो सेट ए है, दिस ए this A is generated as the union of the collection which has only singleton set A. Okay. This set A B can be written as a union of this collection. इस collection में कौन कौन से members हैं, singleton A and singleton। अच्छा जी, इसी तरह जो singleton set B है, उसको भी हम लिख सकते हैं as a union of this collection only B। इसी तरह सिंगल्टन सी को भी हम लिख सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ दिस कलेक्शन हैविंग ओनली सी। इसी तरह ए बी को भी हमने लिख लिया, और बी सी को भी हम लिख सकते हैं, दिस इज द यूनियन ऑफ दिस कलेक्शन। ये कलेक्शन, इसमें कौन कौन सा है, एक बी है और एक C। और आखिरी सेट जो हम लिख सकते हैं वो ए सी है, दैट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए एंड सी। और एक और सेट भी है जो कि सेट एक्स है। एक्स को भी हम लिख सकते हैं कि दिस इज द यूनियन ऑफ दिस कलेक्शन सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी एंड सी। अब जो बात हम ये करना चाह रहे हैं, सेट फाई है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज अ कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या है, कलेक्शन है। ओके, देखे ना, यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ बीटा। तो यानी कोई भी आप बीटा की सब कलेक्शन ले लें, उस सब कलेक्शन के यूनियन की फॉर्म में, यानी उस सब कलेक्शन का यूनियन से तमाम ओपन, हमने इन तमाम ओपन सेट्स को बीटा की सब कलेक्शन की यूनियन की फॉर्म में लिखा है। अब जब हम बात करते हैं कि एम्प्टी कलेक्शन, तो एम्प्टी कलेक्शन भी तो एक सब कलेक्शन ऑफ बीटा है ना। बीटा इटसेल्फ एक सेट है, एम्प्टी सेट इसका एक सबसेट भी होगा। तो जो एम्प्टी कलेक्शन का यूनियन होता है, एम्प्टी सेट होता है। अब एम्प्टी सेट का यूनियन से क्या मुराद है, देखिए, अगर आप इसको इंट्यूटिवली समझें तो इस तरह से कि ये जो सब कलेक्शन है, इसमें तीन एलिमेंट थे, और हमारे पास जो वहां से सेट बना वो एक बड़ा सेट था। इस कलेक्शन में सिर्फ दो एलिमेंट थे, और वहां से जो हमारे पास सेट बना वो उससे छोटा सेट था। यहाँ पर इस कलेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, और यहाँ से जो सेट मिला वो उससे भी छोटा सेट मिला है। इसका मतलब जैसे जैसे ये कलेक्शन छोटी हो रही है, वैसे वैसे उस कलेक्शन के यूनियन से छोटा सेट मिल रहा है। तो जो सबसे छोटी कलेक्शन है वो एम्प्टी कलेक्शन है,
तो एम्प्टी कलेक्शन से जो यूनियन से जो सेट मिलेगा वो सबसे छोटा सेट मिलेगा, तो वो सबसे छोटा सेट एम्प्टी। तो इस तरह से एम्प्टी सेट को भी जनरेट किया जाता है। ओके, तो यही वजह है कि बेस में हम आमतौर पर फाई को नहीं लिखते, लेकिन अगर लिख भी दें तो फिर भी वो बेस ही बनेगा ना, क्योंकि बेस का जो भी सुपर सेट है वो भी बेस है। लेकिन जो सबसे छोटी बेस में अगर हम इंटरेस्टेड हों, जैसे डिस्क्रीट स्पेस के लिए भी हमने देखा, तो वो ये वाली स्पेस, ये वाली जो बेस है उसकी सबसे छोटी बेस है। जी माजिद। ठीक है सर, क्लियर हो गया। सर मैंने कहीं कहीं ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेस जो है एम्प्टी सेट के अलावा बाकी सेट को जनरेट करे। नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ पड़ी है वो, शायद किसी ने यूं ही लिख दिया हो, वरना अभी हमने ये देखा कि एम्प्टी सेट को भी जनरेट किया जा सकता सर वो मैंने वो एक्सरसाइज का 4-5 पूछना था। है। एक्सरसाइज का 4-5 या एमसीक्यू 4-5? सॉरी सॉरी सॉरी, एमसीक्यूज जो सेंड किए थे उसमें से 4-5। जी ये वाले। अभी जो हम कर रहे थे 10 ये सब वाले, बेस और बेस वाले। द क्लास ऑफ ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स इन द रियल लाइन आर इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी। ओके, अब देखना ये है कि क्या ये जो कलेक्शन बीटा है ये किसी टोपोलॉजी के लिए बेस है, तो वो ये एमसीक्यू नंबर 3 से पता चलता है। मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से इसको कर दूं, जी यानी जी कि जो कंफ्यूजन है मुझे, मैं टू जी द जी, पॉइंट आप वो बोलिए। पूछ लेता हूँ। हाँ, मुझे एग्जैक्ट ये पॉइंट है कि ये वाली जो क्लास है इज अ बेस। बेस बेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ओपन हम्म, सेट अगर बनाए रियल लाइन के लिए, तो जी एक जी। सेट में फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर एग्जांपल 2 में 1-3 था, 1-3 को कैसे जनरेट करेंगे इस टाइप ऑफ सेट्स के साथ? लेकिन नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूजुअल टोपोलॉजी के लिए बेस है। अच्छा, किस किस टोपोलॉजी में फिर ये बेस बनते हैं? जिस टोपोलॉजी के लिए बेस है वो अपर लिमिट टोपोलॉजी है। यानी कि सुने, नहीं यहां से समझ जो नहीं है। टोपोलॉजी जनरेट होगी या जिस टोपोलॉजी के लिए ये सेट बीटा एक बेस है, उसके जो ओपन ओपन सेट्स हैं वो या तो इस तरह के सेट्स हैं, ए बी की तरह के, या फिर इनके यूनियंस हैं। मसलन यहां से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उसमें ये वाला सेट भी मौजूद है, 1-3। ओके, दिस इज एन ओपन सेट इन दिस टोपोलॉजी इन द अपर लिमिट टोपोलॉजी। अच्छा, उसमें ये भी मौजूद है 1-5 यूनियन 6-8, ये सेट भी स्टार में मौजूद है, यानी ये भी एक ओपन सेट है। इस सेट आर पर सिर्फ एक टोपोलॉजी थोड़ी है। देखिए, मैं आपको एक और बात कहूँ, अगर आप मंकर की बुक उठाएंगे ना तो उसमें टोपोलॉजी की डेफिनेशंस एग्जांपल्स बहुत थोड़ी हैं। आमतौर पर टोपोलॉजी को बाज औक़ात जनरेट यानी डिफाइन भी इस तरह से किया जाता है कि आप कोई भी सबसेट्स की कलेक्शन लें जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो उन एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उनको ओपन सेट कहें। अब यहाँ पर इस टोपोलॉजी में ये वाला सेट जो है ये ओपन सेट, ये सेट भी ओपन सेट है, हालांकि ये यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन नहीं है। ये नंबर ओपन 3। हम ही सेंस में ले, ओपन ही सेंस में लेके टॉ का मेंबर है। ये जी टा का मेंबर, टा यहाँ से जो टोपोलॉजी बन रही है, यानी अगर आप देखें इस तरह की कलेक्शन लें, अगर आप उन, यानी ये वाली जो कलेक्शन टा है ना, ये टोपोलॉजी तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगी। यानी ओके, एट दैट पॉइंट। इस कलेक्शन में फाई भी होगा, इस कलेक्शन में पूरी रियल लाइन भी होगी, इस कलेक्शन में हमारे पास कि इसके दो कोई से दो मेंबर लें आप, उनका इंटरसेक्शन लें वो भी इसी में होगा, और जितने मर्जी एलिमेंट्स का यूनियन लें वो भी इसमें होगा। ओके ओके सर, क्लियर है। तो यहां से जो ये टोपोलॉजी जनरेट हुई है, जो टोपोलॉजी बनी है, उसका नाम है अपर लिमिट। इसीलिए अपर लिमिट टोपोलॉजी या लोअर लिमिट टोपोलॉजी जस्ट बेस की मदद से लिखी जाती है, उसके तमाम एलिमेंट के बारे में बात नहीं की जाती।
मैं फिर कह दूं कि ये जो नंबर 3 है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कोई सी भी ऐसी सब कलेक्शन है जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो उसकी मदद से एक टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। तो हमें उस पूरी टोपोलॉजी के एलिमेंट्स के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है, हम जस्ट उसकी बेस की मदद से उस पूरी टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो नेबरहुड पॉइंट है, जी एक जी। बात ये हम कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात, क्या नेबरहुड पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट ये सेम ही होते हैं कि डिफरेंस होता है इनमें? ये डिफरेंट होते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड पॉइंट, देखिए वो मैं जो सेट एक मिनट सॉरी माजिद, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बनेगा। दोनों बातें ही डिफरेंट है। नेबरहुड एक सेट होता है, लिमिट पॉइंट एक पॉइंट होता है। सर इंटीरियर पॉइंट, ओके, इंटीरियर पॉइंट और कौन सा? लिमिट पॉइंट। इंटीरियर इंटीरियर और नेबरहुड ओके, इंटीरियर पॉइंट इनमें। फिर ना कहें, इंटीरियर कहें। ये देखिए, इंटीरियर ऑफ ए, दिस इज अ सेट। इसी तरह नेबरहुड ऑफ ए, दिस इज आल्सो अ सेट। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इंटीरियर ऑफ ए जो है ये ऑलवेज ओपन होता है, लेकिन ये जो नेबरहुड ऑफ ए है इसका ओपन होना जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरली। अब ये मुख्तलिफ बुक्स में ये भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप कोई और बुक उठाएंगे तो हो सकता है वो नेबरहुड को जस्ट एन ओपन नेबरहुड डिस्कस कर रहे हो। ओके, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आप कौन से नेबरहुड की बात कर रहे हैं। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि नेबरहुड का ओपन होना जरूरी नहीं है। मैं एक पॉइंट ले एग्जाम्पल, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की बात ना करें, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है, और आसानी कर लेते हैं। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी है हमारे पास रियल नंबर, इस पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं 5। ठीक, अब इसका जो नेबरहुड है वो ये इसका नेबरहुड है 4.9 से 5.1 तक। दिस इज अ नेबरहुड ऑफ 5। ओके, अच्छा अब ये यूनिक भी नहीं है, ये भी इसका नेबरहुड है। नेबरहुड ऑफ 5 इज आल्सो 4 to 6। 4 to 6 क्लोज इंटरवल क्यों इसका एक नेबरहुड है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 एक ओपन सेट में है, यूं कह लें कि 4.1 से 5.6 तक, और ये जो है ये सबसेट है 4,6 का। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ नेबरहुड ऑफ 5। नेबरहुड ऑफ पी यानी हम ये कहते हैं कि एन इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जीपी belong to ta such that the point P belong to this set GP and GP is the subset of N। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि this N is a neighborhood of point P। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि neighborhood of 5 can be a closed set for 6, बट अगर हम इंटीरियर ऑफ अ सेट की बात करें तो वो हमेशा एक सेट ही रहता है। चलिए ठीक है। जी चल गया, अब चुप करो। जी, तो हम नेबरहुड और ये बात कर रहे थे लिमिट पॉइंट की, इंटीरियर की, तो ये दो डिफरेंट बातें। जी, कोई और क्वेश्चन? सर नेबरहुड हम निकालते कैसे हैं? कोई सेट लेके आप उसका कोई भी सुपर सेट ले लें, बस सुपर उससे सेट के अंदर निकाल कोई के। सुपर सेट भी हो। ये है ना पॉइंट पी, पॉइंट पी का नेबरहुड एन होगा अगर इन दोनों के दरमियान एटलीस्ट कोई एक ओपन सेट आ जाए।
जैसे ये है ना हमारे पास सेट एन, दिस इज द पॉइंट पी। अगर ये पी किसी ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट इस सेट एन में हो, या फिर आप चलिए इसको यूं कहते हैं, पॉइंट पी है, पॉइंट पी जिस ओपन सेट में है उस ओपन सेट को भी शामिल कर लें और उससे जितने उसके सुपर सेट पॉसिबल हैं वो तमाम नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी होंगे, और ऐसे जितने भी पॉसिबल सेट्स हो सकते उसको नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट पी भी कहते हैं। ठीक। व्हाट इज द लाइन लिंडलॉफ स्पेस, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे जी वासिफ अली। लिंडलॉफ स्पेस हम आगे इंशाल्लाह एक कॉम्पैक्टनेस जब पढ़ेंगे तब डिस्कस। सर ये लोकल बेस के बारे में थोड़ा सा बता दें, पॉइंट ओके बेस से लोकल बेस। सर अगर एवरी ओपन कवर हैज काउंटेबल सब कवर हो तो स्पेस को हम जी लिंडल ऑफ जी स्पेस कहते जी, लिंडलॉफ स्पेस। ओके, अब हम बात करेंगे लोकल बेस के बारे में। लोकल बेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, लोकल बेस या फिर हम इसे कहते हैं बेस एट अ पॉइंट, लेट P be an arbitrary point of a topological space X। ये अंडरस्टूड होगा कि X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। X में से हम कोई सा भी एक पॉइंट ले रहे हैं P और एक कलेक्शन ले रहे हैं BP, अ क्लास बीटा P ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग P, यानी ये जो है ये सबसेट है टा का, और एक ऐसी कलेक्शन है सच दैट P belong to the every element BP which belong to beta P। ओके, अब ये जो बीटा P है दिस इज द लोकल बेस, यानी कि बीटा P इज लोकल बेस at P if and only if and only for each open set, for each open set G containing P there exists an element G belong to beta P such that P belong to GP and G is a subset of। अब जरा इस डेफिनेशन को देख लें तो कवर हो जाए। हमारे पास एक पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस है X, ये है जी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज X है। इस X में एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट P। तो हम ऐसे ओपन सेट्स की कलेक्शन लेते हैं जिनमें पॉइंट P भी मौजूद है, यानी हम कलेक्शन ले रहे हैं बीटा P। एक तो वो ओपन सेट्स हैं, और ओपन सेट्स भी ऐसे वाले उन तमाम में P का होना जरूरी है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी पॉइंट P किसी भी ओपन सेट G में लाई करता हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P लाई करता है इस ओपन सेट G में, तो ये जो G है ये किसी न किसी मेंबर ऑफ बीटा P के अंदर होना चाहिए, यानी कि यूं कहें कि P बिलोंग करता हो GP में, और GP जो है वो सबसेट हो G का, यानी इस ओपन सेट G और पॉइंट P के दरमियान कोई कम से कम कोई एक मेंबर ऑफ बीटा P हो, तो हम ये कहते हैं कि ये जो कलेक्शन बीटा P है ये एक लोकल बेस है एट P। अब क्या मतलब है, यानी हर वो ओपन सेट जिसमें पॉइंट P मौजूद है, अगर उस ओपन सेट को एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा P लिखा जा सके तो हम कहेंगे कि दैट बीटा P इज द लोकल बेस।
फिर मैं बता दूं कि बीटा पी विच इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग पी is a local base for a point P if every open set containing P can be written as a union of members of beta P, then beta P is called local base at P. Okay. चलें इसको एक और तरह से भी देखते हैं। अगर हमारे पास बेस मौजूद हो, पूरी टोपोलॉजी के लिए बेस मौजूद हो, फॉर एग्जांपल जो बीटा है दैट इज द which is the collection sub collection of tau, if beta is a base for tau। अच्छा, अब पॉइंट पी जो है वो एक्स में से कोई सा भी एक पॉइंट है, बीटा जो है वो बेस है, यानी बीटा के मेंबर्स के यूनियन से पूरे तमाम ओपन सेट्स को लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि बीटा में से वो वाले मेंबर्स जिनमें पॉइंट पी मौजूद है उनकी कलेक्शन अलग कर लें, तो वो जो कलेक्शन होगी दैट विल बी कॉल्ड लोकल बेस एट, यानी पूरी बेस से उन ओपन सेट्स को, उन एलिमेंट्स को अलग कर लें जिनमें पॉइंट पी भी मौजूद है, तो वो वाले जो ओपन सेट्स की कलेक्शन है दैट विल बी अगेन अ बेस, इट विल बी कॉल्ड लोकल बेस एट पॉइंट पी। लोकल बेस से टोपोलॉजी जनरेट होगी? आई थिंक नो, लोकल बेस से टोपोलॉजी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि वो जस्ट एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किए हुए हैं, बाकी पॉइंट्स का वो जिम्मेदार नहीं है। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके जी, जी अगर आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लें, इस मीटिंग में और कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। ठीक है, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट के बारे में समझा दें। ओके, जो बाउंड्री है वो अभी मैं इस पिछली मीटिंग में भी बता चुका हूँ कि किसी भी सेट की अगर हमने बाउंड्री लेनी है तो आप उस सेट के कोलेयर में से उसके इंटीरियर को माइनस कर दें, इंटीरियर ऑफ ए। फॉर एग्जांपल ये है ना हमारे पास सेट कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सेट, दिस इज द सेट ए। अगर इस सेट ए का कुलियर लिया जाए तो कुलियर में क्या क्या आएगा, ये सेट की बाउंड्री यानी ये वाली जो कर्व है, ये कर्व भी, और इस कर्व के अंदर वाले तमाम पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे। दिस विल बी द कुलियर ऑफ ए। इसमें से अगर हम सिर्फ इसके इंटीरियर को माइनस कर दें, तो अगर हम इसके इंटीरियर को माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वाला पोर्शन सारा हटा दें। ओके, तो बाकी क्या रह गया, दैट विल बी बाउंड्री ऑफ ए, यानी ये जो कर्व है जस्ट ये वाली जो ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री ऑफ ए कहलाएंगे। या फिर बाउंड्री ऑफ ए को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि बाउंड्री ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पूरी स्पेस एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। अब एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है भला, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए के बारे में तो हम जानते हैं ना, इंटीरियर ऑफ ए क्या है, यानी ए के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए से मुराद है इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट का इंटीरियर, यानी सेट एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं हैं उनका जो ओपन सबसेट होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो ये ऐसे ही है जैसे इंटीरियर ही फाइंड करना है ना, ए का कंप्लीमेंट ले ली, वो भी एक सेट होगा, तो उस सेट का है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। इस स्पेस में से अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को निकाल दिया जाए तो बाकी बच जाए पॉइंट्स बाउंड्री विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा जी, मेरा ख्याल है हम इसको पहले एक एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर जो एमसीक्यूज हमने किए हैं ना,
पिछले चैप्टर का जो एमसीक्यूज है, लास्ट वाला एमसीक्यू, सेकंड लास्ट एमसीक्यू नंबर 20, उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। एक्सटीरियर भी हमने वहां पर फाइंड किया, मैंने दोनों तरह से उसको ट्रैकल किया, यानी इंटीरियर एक्सटीरियर की मदद से भी, और बाउंड्री को मैंने कोलेयर और इंटीरियर की मदद से भी वहां पर उसको एक्सप्लेन किया। तो आप वीडियो देखिए। ओके जी, सो एनीथिंग एल्स? ओके, मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये आपको फिर कहूंगा कि आप से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को लाजमी रीड करें। उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं हो सकता। मैं वीडियो में जितना मर्जी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मसला टोपोलॉजी सब्जेक्ट के साथ भी इस तरह का है कि ये बहुत बेसिक से लेकर चलना पड़ता है, और यहाँ पर मैं जाती हैसियत में समझता हूँ कि मैंने उस तरह से पूरी इन डिटेल इन डेप्थ जाकर चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि कोर्स इसका ज्यादा होता है, और यूं इसको समराइज करना, अगर तो पहले आपको थोड़ी सी हो न हो तो फिर तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि बुक को लाजमी पढ़ें एक बार, और इस तरह से पढ़ें कि तमाम डेफिनेशंस को खुद से लिखें, और कोशिश करें कि उस डेफिनेशन को आप किसी दूसरे बंदे को आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको समझ आ रही है, आप इसको अच्छे से कर रहे हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज हम करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी और होम्योमॉर्फिज्म से मुताल्लिक है, तो आप उसको एक बार पहले रीड कीजिए। ओके जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।